प्राइस है? चलो शुरू करो। आज इंट्रोडक्शन है हाइगन वेव थ्योरी, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है वेव फ्रंट। तीनों आप डायग्राम बना लीजिए। तीन तरह का लाइट का प्रोपोगेशन है, पैरेलल, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। डायग्राम बना लीजिए। तो हाइगन ने एक मॉडल प्रपोज किया कि लाइट किस तरह से ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट उन्होंने एक नया नाम दिया, क्योंकि देखिए लाइट क्या है इस पर कितने ही सैकड़ों साल डिबेट चली। पहले न्यूटन आए, उन्होंने कहा कि नहीं भैया लाइट तो पार्टिकल नेचर है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। फिर हाइगन आए, हाइगन ने अपना अलग कॉन्सेप्ट दिया। मैक्सवेल, प्लैंक, लड़ाई चलती रही। कोई कहता लाइट का पार्टिकल नेचर है, कोई कह रहा है लाइट का तो वेव नेचर है, कोई कह रहा है लाइट तो फोटोन से मिलकर बनी है, बोले तो पार्टिकल, कोई कह रहा है लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बाद में ठप्पा लगा कि लाइट ड्यूअल नेचर है। कैसा नेचर है? ड्यूअल, मतलब पार्टिकल भी वेव भी। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप कौन सा टॉपिक, कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन पढ़ना चाहते हो तो लाइट का वेव नेचर मानना पड़ेगा। अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है तो आपको लाइट का पार्टिकल नेचर मानना पड़ेगा। इन शॉर्ट, लाइट का कैसा नेचर है? ड्यूअल नेचर। आपको इस बात पर देखना पड़ेगा कि हम कौन से एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर रहे हैं। उसके बिहाफ पर आपको लाइट का वो मॉडल मानकर फिर उस एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा। तो हाइगन ने एक मॉडल प्रपोज किया कि भैया मैं ये कह रहा हूं कि लाइट जो ट्रेवल होती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट होती है। तुरंत प्रश्न आया, सर वेव फ्रंट क्या होता है? तो वेव फ्रंट क्या होता है वो सुनिए। ऐसा क्रॉस सेक्शनल प्लेन, ऐसा क्रॉस सेक्शनल प्लेन मतलब परपेंडिकुलर प्लेन। ये परपेंडिकुलर है, ये देखिए। क्या ये सब 90 डिग्री पर है? इनको मिला दिया, वापस देखना, ये 90 डिग्री पर है, इनको मिला दिया। परपेंडिकुलर प्लेन, क्रॉस सेक्शनल प्लेन, और इसमें उपस्थित सारे मीडियम के पार्टिकल एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। किसमें? एक ही फेज में। अब ये प्रश्न आ गया, ये फेज क्या होता है? वैसे तो एसएचएम वे में आपने पढ़ा है, एसी में भी मैंने आपको सिखाया था। फेज का मतलब क्या होता है? जैसे अगर दो पार्टिकल एक ही फेज में है, एक ही फेज में मतलब जैसे दो हाथ हैं, एक ही फेज में, एक साथ ऊपर, एक साथ जीरो, एक साथ माइनस से, एक साथ जीरो, एक साथ ए, इसे बोलते हैं सेम फेज। ये सेम फेज है। एक साथ मैक्सिमा, एक साथ मीन, एक साथ माइनस, सेम फेज। दे आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। जैसे ईएमडब्ल्यू में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक होती है 90 डिग्री पर है, होती 90 पर है, पर होती सेम फेज में। फेज का मतलब समझे? एक साथ जीरो, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो, एक साथ मैक्सिमम। ये देखिए, दो अलग अलग सवाल है।
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक है कितने पर? 90 पर है, 90 पर फेज जीरो, फेज डिफरेंस जीरो। देखो अब एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो। ये देखिए आप, आपस में 90 है पर फेज डिफरेंस क्या है? जीरो। तो आशीष सर फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे पार्टिकल जिनके हालात सेम हैं, सब मीन से गुजर रहे हैं तो सभी मीन से गुजर रहे हैं, सब एक्सट्रीम पर हैं तो सब एक्सट्रीम पर है। तो वापस बताइए वेव फ्रंट क्या है? ऐसे क्रॉस सेक्शनल प्लेन जिसमें मीडियम के सारे पार्टिकल सेम फेज में है। अब आप खुद बताइए, ये आपने बना दिया तो ये कैसा वेव फ्रंट कहलाता है? प्लेन वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट? प्लेन वेव फ्रंट। सर और सिखाओ, बहुत मस्त है। परिभाषा क्या है? क्रॉस सेक्शनल प्लेन होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब परपेंडिकुलर खींचना, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। ये देखिए ऐसा आएगा, इनको जोड़ दो, ये देखो अपने आप बनेगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। अब आप एक बार गलत टेढ़ा मेढ़ा बनाता हूं, परपेंडिकुलर, क्या ये परपेंडिकुलर है क्या? कहां दिख रहा है? 90 दिख ही नहीं रहा यार। 90 बना, छोटी सी लाइन खींच, 90 दिखनी चाहिए। ये देख 90 दिखी, 90 दिखनी चाहिए, 90 दिखनी चाहिए, 90 90। अपने आप बनाओगे, एक बनते ही आगे के सारे बन जाएंगे। ये देखिए ये वेव फ्रंट आ गया। अब ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? जहां से लाइट आ रही है, जहां से लाइट इधर जिस दिशा में जा रही है वहां से खड़े होकर आप देख लीजिए क्या हो रहा है। कॉन्वेक्स, ये वाला हिस्सा देखिए कैसा है, बाहर। तो इसे बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स में चिंता मत करिए। कैसा वेव फ्रंट है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट है? स्फेरिकल। वापस सर एक बार सर इसका मैं बनाऊं, चलो बनाओ। कैसा खींचना है बोलो? परपेंडिकुलर। एक छोटी सी लाइन खींचने की कोशिश करो, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। इस पे 90 खींचो, 90 आसानी से, ये 90। इस पे खींचो, ये 90। ये परिभाषा है, मॉडल है, हाइगन ने ऐसा बोला। हाइगन वेव थ्योरी, एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, थ्योरी है। ऐसा कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि जब लाइट प्रोपोगेट करती है तो इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट करती है। पहला प्रश्न, गुप्ता सर ये वेव फ्रंट क्या होता है? तो वापस सुनो, एक परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल प्लेन जिस पर उपस्थित मीडियम के सारे पार्टिकल सेम फेज में हो। मतलब कहने का, यहां पार्टिकल ए, ये पार्टिकल बी, ये पार्टिकल सी, इन सब का फेज क्या है? सेम है। इन सबको आप मिला दो, अपने आप क्या बन गया? वेव फ्रंट। कोई भी 90 डिग्री लाइन खींचो, कुछ नहीं रटना, ये 90 पे लाइन खींची, खट एक बनाते ही अपने आप शेप निकल के आ जाएगा। तो परिभाषा लिख लें, कोई इस पे न्यूमेरिकल नहीं बनता, कोई इसमें ऐसा नहीं सवाल बनता, पर बेसिक थ्योरी आना चाहिए। वापस बोलता हूं, हाइगन ने एक मॉडल प्रपोज किया। हाइगन ने बताया कि जब लाइट प्रोपोगेट करती है एक जगह से दूसरी जगह तो इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट करती है। हमने तो आज तक तीर के निशान बनाए, रे ऑप्टिक्स में 18 लेक्चर में लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट, डाइवर्जिंग लाइट, कन्वर्जिंग लाइट। इन्होंने अब लाइट को किस रूप में रिप्रेजेंट किया? इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। लाइट और वेव फ्रंट हमेशा कितने डिग्री पे होंगे बताओ? 90। रे और वेव फ्रंट हमेशा 90। तो लिखिए, परिभाषा लिखिए, द लोकस ऑफ लोकस का मतलब होता है उन सभी पॉइंट्स को मिलाने वाला जो भी शेप बनेगा। द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस की स्पेलिंग होती है LOCUS, कोई बात नहीं। द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which vibrates in the same phase, which vibrates in the same phase is called wave front,
is called wavefront. तीनों चित्र बना लीजिए अच्छे से, वेवफ्रंट का शेप बनाना समझिए, बहुत अच्छा है। रे और वेवफ्रंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यहां देसी भाषा में लिख लें, रे एंड वेवफ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर। देख लो, फिर एक इन्होंने और बताया कि प्रोपोगेशन कैसा होता है, वो भी देखिए। हाँ जल्दी आओ। बोलूं? ठीक है। अब इन्होंने एक बात और कही कि वेवफ्रंट पर उपस्थित बहुत सारे पॉइंट एक नए पॉइंट सोर्स की तरह काम करते हैं। फिर से सुनिए, वेवफ्रंट पे उपस्थित बहुत सारे पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करते हैं। ये अपना खुद का एक वेवफ्रंट पैदा करते हैं। ये ऐसे यहां से लाइट निकल रही है, खुद का अपना एक क्या पैदा करते हैं, वेवफ्रंट। ये वेवफ्रंट ऐसे ट्रेवल करता है, ये देखिए, ये ऐसे वेवफ्रंट क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। किसी भी समय आपको पोजीशन चाहिए, वहां पर एक क्या खींच दें, टेंजेंट। तो आप देखिए वेवफ्रंट जो पहले यहां था, कहां शिफ्ट हो गया, आगे। सब थोड़ा सा वापस समझा दो, वापस देख लो। ये वेवफ्रंट है, प्लेन वेवफ्रंट। शब्द बोलिए, वेवफ्रंट पर उपस्थित सभी बिंदु एक नए पॉइंट सोर्स की भांति काम करते हैं। इस पे असंख्य बिंदु हैं, ठीक है सर। अब ये अपना खुद का क्या पैदा करेंगे, वेवफ्रंट। अब इन सबको क्या मिला दो, टेंजेंशियली। तो देखो, जो वेवफ्रंट पोजीशन नंबर 1 पे था, खिसक के कहां गया, पोजीशन नंबर 2 पर। फिर वापस इस पर उपस्थित असंख्य बिंदु खुद एक नए पॉइंट सोर्स की तरह काम करेंगे, टेंजेंशियली मिला दो। बताओ वेवफ्रंट कहां गया, नंबर 3 पर। इस तरह से वेवफ्रंट आगे 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 क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। बना लीजिए। और इन पॉइंट्स को बोलते हैं सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। थ्योरी है, इनके एजम्पशंस हैं ये सारे, कि उन्होंने ऐसा माना। इसका कोई प्रूफ या इसका कोई गणित का रिलेशन कुछ नहीं है। दीज आर हाइपोथेटिकल एजम्पशंस कि यार ऐसा होना चाहिए। मैं ये एक मॉडल प्रपोज कर रहा हूं कि लाइट कैसे प्रोपोगेट करती है, लाइट का प्रोपोगेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे होता है। तो फिर सुनते जाइए, ताकि 2-3 बार सुन लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। वेवफ्रंट पर उपस्थित सभी बिंदु एक नए पॉइंट सोर्स की तरह काम करते हैं और वो अपना खुद का एक सेकेंडरी वेवफ्रंट खुद का पैदा करते हैं। और उन सबको आप टेंजेंशियली मिला दोगे, देन वी विल गेट द न्यू पोजीशन ऑफ द वेवफ्रंट। पोजीशन 1 पे था, फिर 2 पे आ गया, 2 से कहां गया, 3 पे। बोलिए, क्लियर है? चलिए अब आइए, 3 तरह की बातें होती हैं जो हमने साउंड वेव में भी पढ़ा था। एक होता है पॉइंट सोर्स, याद करिए, ये पॉइंट सोर्स है, ये सभी दिशाओं में प्रकाश दे रहा है। अब इसका वेव फ्रंट खुद बनाना, देखना, स्फेरिकल तो आपको रटा हुआ है ही, पर तरीका बताना। तरीका, वेव फ्रंट और लाइट हमेशा एक दूसरे के अपने आप बनेगा, आपको टेंशन ही नहीं। 90 पे खींचो, ये 90, 90, 90, ये 90। आप देखना अपने आप ये वेव फ्रंट बना। सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल है, 3 डायमेंशन है। कोई बल्ब है पॉइंट सोर्स, जो उससे प्रकाश निकलेगा वो 2 डायमेंशन नहीं, सभी दिशाओं में जाएगा। तो क्या बनेगा, सर्कल या स्फीयर, स्फीयर। तो याद रखिए, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट
कैसा होता है? स्फेरिकल। ये एक अपने आप में सवाल है, साउंड वेव में सिकंदर सर ने भी आपको लिखवाया है, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल। फिर उन्होंने ये भी बताया था कि इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो आर स्क्वायर के इनवर्स। जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आता है, साउंड वेव में भी काम आता है, वेव ऑप्टिक्स में भी काम आता है। सीधा याद रखिए, इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नींद नहीं लेनी है। इंटेंसिटी आर स्क्वायर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। 4 पॉइंट सोर्स, आई कौन है? इंटेंसिटी। तो ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए। 4 पॉइंट सोर्स, द वेव फ्रंट इज स्फेरिकल, और जो इंटेंसिटी है वो आर स्क्वायर के इनवर्स। अगर हम बात करें लीनियर सोर्स की, लाइन सोर्स की, याद है किसी को? लाइन सोर्स का वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल। ये देखिए, ये सारा साउंड वेव से ही कॉमन है। अभी सुबह सुबह सिकंदर सर ने मुझे बता दिया था, तो मैंने वो सारी बातें वही आपको बता दी। तो लाइन सोर्स का वेव फ्रंट कैसा? सिलेंड्रिकल। फालतू कोई बात नहीं करेगा। इंटेंसिटी पावर बटे एरिया। एरिया, सिलेंडर का एरिया 9th क्लास 2 पाई आर एच, याद करिए 2 पाई आर एच। तो यहां इंटेंसिटी आर के इनवर्स। ध्यान से देखना, लाइन सोर्स के लिए अलग है, पॉइंट सोर्स के लिए अलग है। दोनों प्रश्न बन सकते हैं और परीक्षा में भी पॉइंट सोर्स का तो आ ही चुका है। पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्स, जबकि लाइन सोर्स के लिए इंटेंसिटी छोटे आर के इनवर्स। सही बात? बना लो। 15-20 मिनट की थ्योरेटिकल बातें हैं, कोई न्यूमेरिकल बनता नहीं है। जो 2-3 बातें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। सबसे फेमस बात तो यही है जो ऑल इंडिया लेवल पे बहुत पूछी गई है, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट और पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी। मोस्ट फेमस तो यही है। बाकी थ्योरी कोई लिखने को पूछेगा नहीं, वेव फ्रंट की परिभाषा कोई पूछेगा नहीं। चैप्टर बहुत आसान है, एग्जैक्ट 6 लेक्चर पढ़ाई करनी है। 6 लेक्चर में अपना वेव ऑप्टिक्स बढ़िया हो जाएगा। चलें आगे। और सोचिए, अगर पैरेलल लाइट है, ये पैरेलल लाइट है, इसका वेव फ्रंट बना सकते हो? पैरेलल का मतलब क्या होता है बताओ? कहां से आना? बहुत दूर से आना। बिल्कुल, पैरेलल हम 10वीं क्लास से पढ़े, इनफाइनाइट से आना। इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत दूर, कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट सोर्स। छोटे छोटे पॉइंट याद करो। इनफाइनाइट से बोलना अच्छी बात है, पर इनफाइनाइट कोई फिजिक्स में टर्म नहीं होती है ना, तो इसको अच्छे से बोलते हैं कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट सोर्स। बहुत दूर कोई सोर्स है, उससे जो वेव फ्रंट आता है। अब बना सकते हैं वेव फ्रंट कैसा आएगा? एक ही तरीका है, परपेंडिकुलर प्लेन बनाओ, बस परपेंडिकुलर बनाओ, अपने आप आएगा परपेंडिकुलर। केवल परपेंडिकुलर लाइन खींचो, अपने आप आपको शेप का आइडिया लग जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं है। एक आइडिया लग गया, उसके बाद तो रिपीटेटिव करना है, रिपीटेटिव करना है। तो हमेशा याद रखिए। अब 5वीं बार बोल रहा हूं, वेव फ्रंट क्या है? वापस सुनिए, लाइट का, रे का एक क्रॉस सेक्शनल प्लेन
जिस पर उपस्थित मीडियम के सभी पार्टिकल एक ही फेज में है। ऐसे सरल शब्द आने चाहिए जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें। वेव फ्रंट क्या है? ये लाइट रे बनाई, इसका परपेंडिकुलर प्लेन बनाया, इस परपेंडिकुलर प्लेन पे उपस्थित ये P, Q, R, S, T, बताओ ये पांचों पार्टिकल एक ही फेज में है। एक ही फेज का मतलब क्या होता है? एक साथ मैक्सिमा, एक साथ जीरो, एक साथ माइनस ए, एक साथ अप एंड डाउन। आगे पीछे भी हो सकते हैं, ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, देखिए अपोजिट फेज भी हो सकते हैं, ये मैक्सिमा पर ये जीरो पे, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे कंडीशन है। सेम फेज का मतलब ये देखिए आप, एक साथ ऑसिलेशन करना, एक साथ मैक्सिमा, एक साथ जीरो, एक साथ मिनिमा, ये कहलाता है दे आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। बोलो क्या ये बात सही है? कैसे कैसे इसमें सवाल जेई मेन में आए हुए हैं। उन्होंने कहा जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, अपन ये बचपन से पढ़ रहे हैं, पैरेलल लाइट आती है, फोकस पे मिलती है। ये तो आपने क्या बनाया? रे डायग्राम। दिस इज कॉल्ड रे डायग्राम। अब इसका वेव फ्रंट बनाओ, मजा आएगा। कुछ नहीं रटना, एक ही तरीका, क्या? परपेंडिकुलर। ये देख परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर बता। 90 कहां दिख रहा है यार? ये तो नहीं दिख रहा 90, ये 90 है, बस मिला दीजिए। ये देखिए आएगा तो कैसा? प्लेन, पर जाएगा कैसा? स्फेरिकल। ये ऑप्शन में बना हुआ आता है, आपको आना चाहिए। किसी का भी जो आपने रे डायग्राम बनाए हैं प्रिज्म के देख लो, ये लाइट आई, ये ऐसे गई, ऐसे आई। अब इसके बनाने, कहीं नहीं घबराना, वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर, कहीं घबराने की बात ही नहीं है। एक बना दिया, फिर रिपीटेटिव करना है, एक बना दिया, फिर रिपीटेटिव करना है। नब्बे डिग्री पर वेव फ्रंट हमेशा 90 पर। तो ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसा आया हुआ है जेई मेन में, 4 ऑप्शन में लेंस का, और न्यूमेरिकल पॉइंट सोर्स का आपको याद होना चाहिए, इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्स 4 पॉइंट सोर्स। अब आता है साहब कोहेरेंट और इनकोहेरेंट क्या होते हैं। दो ऐसे सोर्स जिनके बीच का फेज डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है, उनका फेज डिफरेंस समय के साथ बदलना नहीं चाहिए, ऐसे सोर्सेस को क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स। चित्र बना लें, चैप्टर बहुत आसान है। 2 ईएलपी हैं, वो 2 ईएलपी सब कुछ हैं, उसको एक एक सवाल करना है। एक पूरी इंटरफेरेंस की है और एक है डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की। वो 2 ईएलपी जबरदस्त तरीके से करनी है, उसमें सारे प्रोफाइल आपकी कवर हो जाएगी, कोई सवाल नहीं अटकेगा। अगले टेस्ट में मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, ये 6ठी बार रिमाइंडर है, 20 बार रिमाइंडर देंगे आपको पेपर से पहले, ताकि आप थोड़ा थोड़ा एमईसी पढ़ना शुरू कर दें। एम्पियर्स लॉ पे सवाल आएंगे, कम से कम फॉर्मूले तो रिवाइज करो। सोलेनॉइड का म्यू नॉट एनआई होता है, सिलेंडर का, सिलेंडर भी अलग अलग होता है, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, याद करो, थिक हॉलो, उनके फॉर्मूले, उनके ग्राफ, सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। सूत्र याद करो, ग्राफ देखो, अगर पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर करता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है, रेडियस के फॉर्मूले, सवाल आता ही आता है। फोर्स पे सवाल आता है, बिल साइन थीटा। तो एक बार पन्ने पलटोगे, परेशान सभी होते हैं, अरे सर याद नहीं आ रहा। आपके साथ भी यही है, हमारे साथ भी यही है, टॉपर के साथ भी यही है। तो उसमें कोई पजल नहीं होना है, पढ़ेंगे तभी तो याद आएगा यार। अब अभी तो इसी माइंडसेट से पढ़ रहे हैं, एक बार मुझे तो गो थ्रू होना है, एक बार गो थ्रू होना है। जब मैं दूसरी तीसरी बार होऊंगा
तब अपने आप और अच्छा हो जाएगा। और आप गो थ्रू ही नहीं होगे, पन्ने नहीं पलटोगे, तो फिर मास्टर क्या ही करेगा भाई। तो वो तो आपको एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा। रोज 15 मिनट 20 मिनट ही पढ़ो, पर 20 मिनट पढ़ो जो टॉपिक आ रहा है। चलो आगे बढ़े। तो वेव फ्रंट वाली बात मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए, बेसिक बेसिक बातें थी। एक बार फिर से परिभाषित कर देता हूं। वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट एक क्रॉस सेक्शनल प्लेन है, एक परपेंडिकुलर प्लेन है, जिस पर उपस्थित मीडियम के सभी पार्टिकल एक ही फेज में क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। ठीक है सर। अब आइए कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स those sources are said to be coherent if the phase difference between the sources does not change with respect to time। हिंदी सरल भाषा में, अगर दो सोर्स के बीच का फेज डिफरेंस समय के साथ चेंज ना हो, अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री बना रहा है, अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री ही बना रहा है, जो उनका इनिशियल फेज डिफरेंस है वो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। ऐसे सोर्स क्या कहलाते हैं? कोहेरेंट। मजे की बात है, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस, दो बल्ब हैं साहब, दोनों 100-100 वाट के हैं, दोनों की पावर सेम है, दोनों एक ही कंपनी के हैं, एक ही दुकान से लाए हैं, दोनों उधार पे लाए हैं, इसके बाद भी ये दोनों इनकोहेरेंट हैं। दोनों ही क्या है? इनकोहेरेंट। ये दो लाइट बिल्कुल आइडेंटिकल, एक जैसा प्रकाश, एक जैसा वोल्टेज, एक जैसी लाइट, एक ही कंपनी, उसके बाद भी ये क्या है? इनकोहेरेंट। क्यों आशीष सर इनकोहेरेंट क्यों है? ऐसा क्या है कि इनकोहेरेंट है? फिर कोहेरेंट कहां से मिलेंगे? ये सारे सवाल एकदम से दिमाग में घूम गए कि सर इनकोहेरेंट क्यों है सर, तो फिर कोहेरेंट कौन सी दुकान से मिलेंगे, क्यों जरूरत है कोहेरेंट की, इनकोहेरेंट से प्रैक्टिकल करेंगे तो क्या होगा? ये सारे सवाल अगर दिमाग में चल रहे हैं तो विज्ञान पढ़ रहे हो। अब मैं धीरे धीरे इन सबका आपको उत्तर दे देता हूं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। पहली बात, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस हमेशा इनकोहेरेंट होते हैं, यह परीक्षा का सवाल है। इसको समझने के लिए आपको कुछ कहानी सुननी पड़ेगी, वो कहानी सुनिए, लिखना नहीं है। अपन कमरे में जाते हैं और स्विच को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते ही आपने देखा बल्ब, एलईडी, सीएफएल, ट्यूबलाइट जो भी आपने कमरे लगा रखी है एकदम से ग्लो करती है और कमरे में रोशनी हो जाती है। ऐसा आप बचपन से कर रहे हो, 12वीं तक आ गए, ड्रॉप भी कर लिए, इतने बड़े हो गए, तो कभी आपने ये नहीं देखा कि यार ये होता क्या है? अपन ने बल्ब जैसी लाइट ऑन करी, कमरे में प्रकाश हो गया, जगमग हो गया कमरा, तो ये प्रकाश कैसे निकल रहा है इससे, इसके पीछे का क्या विज्ञान है? वो विज्ञान अपन को आना चाहिए। क्या है विज्ञान? सुनना। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप स्विच को ऑन करते हो, स्विच ऑन करते ही सर्किट में करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होते ही मान लो बल्ब है, उसके अंदर फिलामेंट है, वो टंगस्टन का होता है, तो करंट फ्लो होती है, वो टंगस्टन का फिलामेंट गर्म होता है I2RT हीटिंग इफेक्ट से। जैसे वो फिलामेंट गर्म होता है तो फिलामेंट के अंदर के टंगस्टन के एलिमेंट के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा पाकर कहां चले जाते हैं? हायर एक्साइटेड स्टेट में। और हम बोर मॉडल में पढ़ चुके हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जंप करता है तो एनर्जी रिलीज होती है। याद करो, बोर पोस्टुलेट, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल,
एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, फोटॉन्स एमिट करता है, यही फोटोन प्रकाश है। सोडियम लैंप जो स्ट्रीट लाइट में लगे रहते हैं, जो पीले रंग का प्रकाश देते हैं, यार पीले रंग का प्रकाश कैसे निकलता है यार, पीली लाइट कैसे निकलती है? आओ थोड़ा उसको बेहतर सोचो। सबसे पहले स्विच ऑन किया, एक एक स्टेप सोचो, फ्लो, स्विच ऑन किया, करंट फ्लो हुई, करंट फ्लो होने से फिलामेंट गर्म हुआ, गर्म होने से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, एक्साइट होके अब वो इलेक्ट्रॉन को वापस नीचे कूदना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइट स्टेट में 10⁻⁻8 सेकंड से ज्यादा नहीं रह सकता, वो उसको वापस नीचे आना ही पड़ेगा। जब वो नीचे आएगा तब वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। अगर उन रेडिएशन की वेवलेंथ, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर उन रेडिएशंस की वेवलेंथ येलो कलर से मैच कर जाएगी तो आप कहोगे पीले रंग का प्रकाश आ रहा है। अगर वो वेवलेंथ लाल रंग से मैच कर जाएगी तो आप कहोगे लाल रंग का प्रकाश आ रहा है। बात नंबर एक, ऐसे प्रकाश अपन को दिखता है। दूसरी बात, ये जो जंपिंग है ना भाई, इसका किसी पर अधिकार नहीं है, ये टोटल एक रैंडम प्रोसेस है। 10वें से वो तीसरे में आएगा या पहले में आएगा या छठे में आएगा या 9वें में आएगा, ये टोटल एक रैंडम प्रोसेस है। जो लाइट पैदा होती है वो इन द फॉर्म ऑफ पल्स होती है। किसके फॉर्म में होती है? पल्स के रूप में पैदा होती है। अब दोनों में आपने करंट फ्लो कराई, दोनों में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, दोनों में जंप कर रहे हैं, बट जो जंपिंग है वो इसकी और इसकी टोटली रैंडम है। इसकी जंपिंग का इसकी जंपिंग से कोई संबंध नहीं है। दैट्स वाई जो लाइट पल्सेस के रूप में आ रही हैं, उनके बीच का फेज डिफरेंस लगातार समय के साथ क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। फेज डिफरेंस आपने देखा हो, सबसे सरल 10वीं कक्षा का, ये दो पल्स हैं एक ही फेज में, देखो ये वाली पल्स कैसी फेज है, अपोजिट फेज है। एक ये मैक्सिमा है और ये 0 पर है, याद करिए एक साइन है और एक कोसाइन है, तो कितना है, 90 डिग्री है। तो पल्सेस में लाइट पैदा हो रही है, पल्स आ रहे हैं और इनके बीच का फेज डिफरेंस लगातार समय के साथ चेंज होता रहेगा। दैट्स व्हाई दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस, एक ही कंपनी, एक ही पावर, एक ही फ्रीक्वेंसी के बावजूद वो कैसे हैं, इनकोहेरेंट। तो फिर मैं कोहेरेंट कहां से लाऊं यार, ये अगला प्रश्न बन गया। फिर कोहेरेंट कौन से शहर में मिलेंगे? मेट्रो शहर में जाऊं, बड़े शहर में जाऊं, अच्छे शोरूम में जाऊं, खूब पैसा लेके जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कोहेरेंट सोर्स मिलेंगे कहां? थॉमस यंग ने क्या किया था, उन्होंने एक बल्ब लिया और उस बल्ब के आगे एक क्या कर दिया, गत्ता लगा दिया, और गत्ते में कितने छेद कर दिए, 2। अब यहां से जो लाइट आ रही है वो कितने भागों में टूट गई, 2 भागों में। अब बताइए, ये S1 और ये S2, इन S1 S2 का जन्म ही किससे हुआ है? जो जो परिवर्तन S में होगा, बात को पकड़िएगा, जो जो S में होगा, क्या वही वही S1 S2 में ही होगा? S1 S2 के पापा जी कौन है? S है। जो परिवर्तन S में, वही परिवर्तन, सोचो, S की ब्राइटनेस बढ़ाई, किसकी बढ़ेगी, S1 की S2 की? दोनों की। S बंद, दोनों बंद। S की कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस कम करी, मतलब जो परिवर्तन S में होगा लाला, वही परिवर्तन S1। तो S1 S2 दोनों कैसे सोर्स हैं, कोहेरेंट। तो उत्तर क्या मिला, एक ही सोर्स से बनने वाले 2 सोर्स हमेशा क्या कहलाते हैं, कोहेरेंट। क्या बात समझ में आ रही है? पहली बात ये हो गई। सर कोहेरेंट की जरूरत क्या है सर, यूं ही काम चलने दो ना, ये 2 बल्ब से क्या इंटरफेरेंस का प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे क्या आप? उत्तर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी सुनो। ये आपने YDSE पढ़ा, कल से पढ़ेंगे, शुरू करेंगे YDSE। ये 2 सोर्स हैं, 2 मैंने अलग अलग बल्ब लगा के लगा दिए, ये दोनों से वेव आई, यहां पर इंटरफेरेंस हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी सिकंदर सर ने बताइए, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi। व्हाट इज phi? फेज डिफरेंस। अब जरा सुनना आराम से, अगर ये इनकोहेरेंट हैं तो इनका तो फेज डिफरेंस लगातार
लगातार बदल रहा है, तो cos फाई की वैल्यू तो लगातार बदल रही है, तो बताओ नेट इंटेंसिटी भी, तो पता है क्या होगा, किसी पॉइंट पर अभी कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, अगले ही क्षण यहां डिस्ट्रक्टिव, कभी मैक्सिमा कभी, वो इतना तेज चेंज होगा कि आप उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा एक इल्यूमिनेशन ही आ रहा है, जैसे ये दो बल्ब हैं, यहां आपने स्क्रीन लगा दी, तो होना तो क्या चाहिए था, कहीं कंस्ट्रक्टिव कहीं, पर आप देखो पूरे हाथ पे एक जैसी रोशनी आ रही है। क्यों भाई एक जैसी रोशनी क्यों आ रही है? इनका कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इतना तेज चेंज हो रहा है कि आप उसको फील ही, आपको लग रहा है एक कॉमन इल्यूमिनेशन आ गया, जबकि होना क्या चाहिए था, याद करो, सर ने भी सवाल कराए, दो स्पीकर हैं, ये दो स्पीकर हैं, ये साउंड वेव्स निकल रही है, कहीं कंस्ट्रक्टिव हो कहीं डिस्ट्रक्टिव, कहीं कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि उनके बीच का पाथ डिफरेंस हर पॉइंट पे अलग अलग, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो पहले आप इस बात को समझो, मेरे चार प्रश्न थे, कोहेरेंट क्या होता है, इनकोहेरेंट क्या होता है, कोहेरेंट की क्यों जरूरत है, इनकोहेरेंट से करेंगे तो क्या गड़बड़ है, बताओ इनकोहेरेंट से क्या गड़बड़ है, सोचो ना, महसूस करो क्या गड़बड़ है। मैंने दो इनकोहेरेंट लिए, सब तसल्ली से बता दो, थोड़ा तेज हो रहा है, ले रखते इसको, दो इनकोहेरेंट लिए, बोल हाँ है, दो इनकोहेरेंट लिए, बोलो दो इनकोहेरेंट लिए, बोलो यहां तक ठीक है। अब इनकोहेरेंट है तो इनसे क्या होगी, जो फेज डिफरेंस है वो समय के साथ बदलेगा या कांस्टेंट रहेगा, तो ये cos फाई की वैल्यू तो लगातार, ये इतनी तेज बदलेगी कि आप किसी पॉइंट पर ये महसूस ही नहीं कर पाओगे कि वहां कंस्ट्रक्टिव हो रहा है या मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा, आवाज तेज आ रही है या आवाज कम, इतना तेज गति से वो क्या होगा, चेंज होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो इंटरफेरेंस अच्छा होने के लिए, अच्छा सस्टेन इंटरफेरेंस होने के लिए, द प्राइमरी कंडीशन इज द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। कौन होता है कोहेरेंट? ऐसे सोर्स जिनके बीच का फेज डिफरेंस समय के साथ बदलता नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट। बोलो सही बात है। अब आपको क्या क्या लिखना है, इसमें से कुछ भी नहीं लिखना है, तो ये तो इरेज ऑल है, ठीक है। इसमें ये सवाल लिख लीजिए, ये दो बार रिपीटेड है, दो इंडिपेंडेंट सोर्स आर ऑलवेज इनकोहेरेंट, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर ऑलवेज इनकोहेरेंट। एक ही सोर्स से बनने वाले दो सोर्स, एक ही सोर्स से बनने वाले दो सोर्स कोहेरेंट होते हैं। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, S1S2 बने तो ऐसे ही ना, जो S में जंपिंग हुई वही तो S1S2 में होगी, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा और नीचे रख ले, और नीचे रख ले S2, कोई टेंशन नहीं। जो पाथ डिफरेंस रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट ही तो रहेगा, जो एक बार सेट हो गया वो तो वही रहेगा ना, फिर और नीचे ले इसको, क्या बढ़े क्या आगे। अब कैसे एक ही सोर्स से दो सोर्स कैसे बनते हैं वो भी देख लो, वो भी देख लो। ये आपने सोर्स लिया S, इसके आगे गत्ते का टुकड़ा लगा दिया और उसमें दो छेद कर दिए, ये 3 दिन यही पढ़ना है,
इसे बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थॉमस यंग तो वैज्ञानिक का नाम है, और गत्ते के टुकड़े में 2 छेद हुए हैं, इसलिए इसे बोलते हैं डबल स्लिट। ये S1 और ये S2। तो यहां से जो लाइट आई, यहां से जो लाइट आई वो कितने भागों में टूट गई? 2 भागों में। ये क्या बना देता हूं मैं, बताओ ये क्या है? वेव फ्रंट बना लीजिए। ये भी अपने आप में सवाल है। थॉमस यंग ने YDSE में जो कोहेरेंट सोर्स बनाए उनका तरीका क्या था? तो आंसर था बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ये 2 बार आया है, और शायद आप इस फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि वेव फ्रंट जो S से निकला वो गत्ते के टुकड़े से रुक गया और कितने भाग में डिवाइड हो गया? 2 भागों में। इसलिए कहा जाता है बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ये एक नीट का PYQ का क्वेश्चन है कि YDSE एक्सपेरिमेंट में कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाए गए? उत्तर है बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ये वाली बात समझ में आई कि यार ये मैंने क्या गोले भी बना दी और लाइट भी बना दी? इसको फील कर पा रहे हैं शायद आप? देखो ये वही बात है, देखो 90 डिग्री वाली, देखो आप, रे हमेशा वेव फ्रंट के 90 होती है। देखो आप फील करो, समझो इस बात को। देखो ये मैंने रे बनाई और जो वेव फ्रंट बनाया ये वाला कितने डिग्री पर है? देखो आप, परपेंडिकुलर है। ये वेव फ्रंट आया, हम रे रे बोल रहे हैं 18 लेक्चर से। हाइगन क्या कहना चाहता है? वेव फ्रंट। और कोई अंतर नहीं है, बस एक प्रोपोगेशन है, एक थ्योरी है। आप जो लाइट लाइट रे लाइट रे लाइट रे बोलते हो, वो उसको क्या कहना चाहते हैं? वेव फ्रंट। ऐसे वेव फ्रंट निकला, वो वेव फ्रंट गत्ते के टुकड़े से रुककर अब कितने भागों में बट गया? तो इसे बोल दिया बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। बस, और कुछ भी नहीं है। ये बात अपने दिमाग में बैठनी चाहिए। हम जो लाइट रे लाइट रे लाइट रे के साथ दोस्ती कर रहे हैं, हाइगन ने उसी को किससे बोल दिया? वेव फ्रंट। बताओ क्या ये सारी कहानी क्लियर है? यहां से एक सवाल आएगा, कोहेरेंट को स्टार लगा लीजिए 2024 के लिए। यहां से थ्योरेटिकल सवाल बनता है, सस्टेन इंटरफेरेंस की सबसे आवश्यक शर्त। सस्टेन का मतलब होता है टिकाऊ, अच्छा, सुंदर। सस्टेन इंटरफेरेंस की सबसे आवश्यक शर्त, सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। मस्ट बी कोहेरेंट। स्टार लगा लीजिए। परिभाषा कोहेरेंट की, कंडीशन, इनकोहेरेंट सब आना चाहिए। इस स्लाइड से एक सवाल बनेगा थ्योरेटिकल, देख लो। ये वाला पॉइंट भी अच्छा है। थॉमस यंग ने जो कोहेरेंट सोर्स बनाए वो बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट बनाए। 2 बल्ब, एक ही दुकान, एक ही कंपनी, एक ही पावर, एक ही फ्रीक्वेंसी, दोनों उधार पे लाए गए हैं, फिर भी वो कैसे हैं? इनकोहेरेंट। एक ही सोर्स से बनने वाले 2 सोर्स कोहेरेंट। सब लिख दिया स्लाइड में। ये स्लाइड आप दिमाग में बैठा लीजिए, सवाल मिल जाएगा आपको एक। क्या आगे बढ़ूं? 2 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। बहुत आसान चीजें हैं, कोई टेंशन नहीं। इतना आसान लगेगा आपको चैप्टर, और सवाल जब बनाओगे ना तब और खुशी मिलेगी, जब सवाल जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं। सरल या कठिन का निर्णय एक तो समझने के आधार पर होता है, और दूसरा निर्णय होता है सवाल। अगर आपके सवाल बन रहे हैं मॉड्यूल के, पुराने पेपर्स के, किताब के, तो आपको अच्छा लगता है, अच्छा यार सवाल बन रहे हैं, मुझे चैप्टर अच्छा समझ में आ गया। 2 तरह से जजमेंट होता है। एक क्लास में मुझे समझ में आ जाए, मुझे खुद को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ चीजें मेरे दिमाग में घुस रही हैं, और दूसरा ठप्पा लगता है जब मेरे न्यूमेरिकल बन जाए। 2 ठप्पे आप लगवा दो, मेरा काम हो जाएगा। बाकी आप देखते रहना, मैं तो 5 महीने के बाद निकल लूंगा। सही बात है, बोलो हाँ है क्या? चलिए आगे आइए, अब पढ़ते हैं अपन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बहुत आसान है, आज इंट्रोडक्शन है, ध्यान से सुनिएगा।
कल फुल फ्लैश इसका लेक्चर चालू होगा। YDSE पे सवाल आता ही है, तो अगले 2.5-3 लेक्चर YDSE चलेगा, तो YDSE को ही बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब इंटरफेरेंस है क्या वो समझिए। मेरे पास 2 बल्ब हैं, कहानी बोलिए, 2 सोर्स हैं, इन दोनों सोर्स से प्रकाश निकल रहा है, ये प्रकाश निकल रहा है। ये दोनों सोर्सेस कैसे हैं? कोहेरेंट, मतलब इनके बीच में जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। बच्चे जीरो बोल देते हैं, जीरो तो ठीक है, बेहतर क्या है? कांस्टेंट है। अगर 15 डिग्री है तो जीवन भर 15 डिग्री है इनिशियल फेज डिफरेंस। इनिशियल फेज डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है, कोहेरेंट है। अब ये दोनों वेव निकली, यहां पे जाके क्या हुआ इनके बीच में? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस होता क्या है? स्वाभाविक है, 2 वेव्स का सुपरपोज होना। दोनों वेव क्या हो रही हैं? सुपरपोज हो रही हैं। सुपरपोज होने के बाद एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सर रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा वहां एकदम से एनर्जी बढ़ जाएगी। 3 तरह से बोल सकते हैं। आवाज का तेज होना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सिकंदर सर कवर हो गए। लाइट का ब्राइट बनाना, मैक्सिमा बनाना, ये वेव ऑप्टिक्स। लाइट का 2 लाइट मिली और पर्दे पर क्या मिल गया? मैक्सिमा। कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। एनर्जी का बढ़ना, कंस्ट्रक्टिव। तो वास्तव में क्या हुआ? जब 2 वेव मिली किसी पॉइंट पर, तो कहीं एनर्जी मैक्सिमम हो रही है और कहीं एनर्जी मिनिमम हो रही है। बस इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। देखो, एक रास्ता छोटा और एक रास्ता, तो इनके बीच में क्या पैदा होगा? पाथ का डिफरेंस। और सोचिए, ये पाथ का डिफरेंस क्या पैदा करेगा? फेज डिफरेंस। याद करो, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला सर ने सिखाया था, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। पूरा आपको तरीके से सिखाया था। पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है? बहुत सरल है, केवल एक ही एग्जांपल हमेशा याद रखो। पाथ डिफरेंस एकदम से क्लियर होगा। राम भागा 10 मीटर, श्याम भागा 15 मीटर। बताओ व्हाट इज पाथ डिफरेंस? 5। इतना ही आसान है। आप टर्म बोल बोलकर उसको कठिन बना देते हो। इतना देसी एग्जांपल याद रखो। राम 10 चला, श्याम 15 चला। व्हाट इज पाथ डिफरेंस? बड़ा रास्ता माइनस छोटा रास्ता। सर इसको एक साउंड वेव के एग्जांपल से जोड़ दो। चलो सिकंदर सर से बात चल लेते हैं, बहुत बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, जबरदस्त वाला। ये देखिए, ये पॉइंट पी, 2 स्पीकर S1 और S2, यहां से एक वेव निकली साउंड, ये चली 3 मीटर, यहां से ये चली, ये मान लो ये दूरी 4 है, तो बताओ ये दूरी 5। कॉपी का ही सवाल लिया, उनसे पूछ लिया था मैंने सुबह। तो एक वेव चली 3, एक वेव चली, क्या दोनों बराबर चली क्या? एक का रास्ता छोटा और एक का रास्ता, तो क्या पाथ डिफरेंस है? बोलो पाथ डिफरेंस। 5 माइनस 3, 2 मीटर। समझो, ये चैप्टर के बेसिक हैं, आपको मजा आएगा आगे जाकर कि अच्छा पाथ डिफरेंस आया, और उस पाथ डिफरेंस से ही क्या बना? फेज डिफरेंस। और बताओ, जैसे YDSE सब लिखो, न्यूमेरिकल सारे काम के हैं। YDSE में देखना मजे आएंगे आपको। ये S1, ये S2, ये सेंटर स्क्रीन का। अब आप देखना, S1 से वेव पहुंची, S2 से वेव पहुंची, बताओ कौन ज्यादा चला, S1 या S2? कौन सा रास्ता ज्यादा? बराबर, बहुत सुंदर, दोनों रास्ते बराबर। पाथ डिफरेंस 0। इन बातों को फील करिए बार बार कि 2 वेव आएंगी, पर्दे के अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगी, अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगी, तो अलग अलग बिंदुओं पर पाथ डिफरेंस अलग अलग होगा। पाथ डिफरेंस अलग अलग होने की वजह से फेज डिफरेंस अलग अलग होगा, और वही डिसाइड करेगा कि कहां कंस्ट्रक्टिव है और कहां डिस्ट्रक्टिव। फॉर्मूले रटना अलग है, एक थीम आनी चाहिए आपके पास, केयर हो क्या रहा है कि मैं 10 मिनट बात करूं। अब आप मन बनाना डायग्राम है, डायग्राम की ऐसी तैसी हो रही है, बोर्ड पे देखना। ये S1 से वेव निकल रही है,
फील करो कि भाई मैं अगले 4 दिन करूंगा क्या, क्या पढ़ने वाला हूं। ये देखो, ये S1 से वेव निकल रही है, कहां पहुंच रही है, पर्दे पर। S2 से वेव निकल रही है, ये कहां पहुंच रही है, पर्दे पर। अब सोचो, ये दोनों क्या करेंगी, सुपर इंपोज, सुपर इंपोज करेंगी। क्या दोनों रास्ते हर बार बराबर हैं? कहीं देखो सफेद छोटा है, पर्पल बड़ा है, कहीं देखो सफेद बड़ा है, पर्पल छोटा है, कहीं सेंटर पे दोनों बराबर हैं। तो क्या बोलोगे, पर्दे के हर बिंदु पर डेल्टा एक्स अलग अलग है, तो डेल्टा फाई भी और डेल्टा फाई अलग अलग होगा। अगर ये कंस्ट्रक्टिव की शर्त को फॉलो कर गया तो आप बोलोगे वहां पर मैक्सिमा मैक्सिमा, ब्राइट स्पॉट ब्राइट स्पॉट। अगर वो डिस्ट्रक्टिव को फॉलो कर गया, मिनिमा डार्क। एक ये कहानी की एक पिक्चर आनी चाहिए। फॉर्मूले पढ़ाना, क्वेश्चन कराना, थ्योरी बताना वो तो मैं करा दूंगा, पढ़ाने के बाद सवाल नहीं अटकेगा, वो तो इतने साल से हम यही काम कर रहे हैं। वो अलग बात है कि सर पढ़ा दिया सब सवाल बन जाते हैं, वो तो हमें पता है कि हम उसी तरीके से ऑर्गेनाइज पढ़ा रहे हैं। पर आपके पास एक पिक्चर भी तो होनी चाहिए कि हो क्या रहा है भाई, कि मैं किसी को समझा सकूं। देख, ये ऐसे एक बल, गत्ते का टुकड़ा लगाया, गत्ते के टुकड़े ने प्रकाश रोक दिया, अब प्रकाश कहां से निकल रहा है, केवल S1, और इससे सोर्सेस क्या बन गए, कोहेरेंट। क्योंकि जो जो परिवर्तन S में होगा एट द सेम टाइम S1 और S2 में होगा। S1 S2 के पापा जी कौन है, S1 S2 का डीएनए किससे मैच कर रहा है, S1 S2 का खुद का अस्तित्व नहीं है, उसका एग्जैक्ट डीएनए किससे मैच कर रहा है, जो जो परिवर्तन S में होगा वो एट द सेम टाइम S1 और, तो S1 S2 कौन हो गए, कोहेरेंट। यहां से प्रकाश निकल रहा है, ये प्रकाश पर्दे पर पहुंच रहा है और पर्दे पे जाके सुपर इंपोज कर रहा है अलग अलग बिंदुओं पर। सबका पाथ डिफरेंस अलग अलग है। देखो ना, ये सफेद का रास्ता छोटा है, पर्पल का रास्ता बड़ा है, कहीं छोटे बड़े हैं, कहीं बराबर हैं, कहीं दूसरा बड़ा है, पहला छोटा है। तो पर्दे के अलग अलग पॉइंट पे डेल्टा एक्स अलग अलग है, डेल्टा एक्स अलग अलग होगा तो डेल्टा फाई भी, और ये डेल्टा फाई का वेरिएशन ही आपको कहेगा कि कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव। नहीं आ पा रहा, एक बार और समझाऊं, चलो वापस। तो ये वाला बनाओ, राम श्याम वाला सबसे बेसिक बहुत जरूरी है। ये बनाओ साउंड वेव सिकंदर सर, और ये वेव ऑप्टिक्स YDSE। लिख लो, लिख लो, फालतू बात मत किया करो, लिख लो। चलो फटाफट लिखेंगे, फटाफट लिखो, तुम सब मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, फटाफट लिखो। फटाफट लिख लें, तीनों उदाहरण काम के हैं। पार्ट डिफरेंस की आपको अंदर तक फील होनी चाहिए, आत्मा तक ये बात समझ में आनी चाहिए कि पार्ट डिफरेंस क्या होता है। जब कोई मुझे पूछे कि पार्ट डिफरेंस क्या होता है, तो मेरे पास सीधा एक उदाहरण है, राम 10 चला, राम 10 चला, श्याम 15 चला, बताओ पार्ट डिफरेंस क्या है। ऐसे सरल एग्जांपल कि आप अपनी मम्मी को समझाए ना, उनको याद रह जाए, अरे यार क्या क्या पढ़कर आ रहा है बेटा ये। ऐसे सरल उदाहरण चाहिए। तुम फॉर्मूले सर रिजल्टेंट, अरे उनको क्या करना है, उनको तो ऐसे शब्द चाहिए जो दिमाग में एकदम ऐसे जम जाए, सेट हो जाए कि पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है। दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। YDSE में इस डायग्राम में देखो, जब आप सेंटर पे पहुंचोगे तो दोनों में से किसका रास्ता बड़ा है, S1 का या S2 का। अरे कह दो किसका रास्ता बड़ा है, दोनों का रास्ता बराबर है, तो पाथ डिफरेंस 0। यहां पर कंस्ट्रक्टिव होगा भी बताऊंगा। इसलिए कहा जाता है YDSE का सेंटर हमेशा ब्राइट बनता है। लिख लो, अभी आ जाएगा। YDSE का सेंटर ऑफ स्क्रीन हमेशा ब्राइट। मजे को नहीं लेगा, फटाफट लिखा करो। हाँ बेटे, मजे लेते रहते हो आधे समय।
1.5 घंटे में सर हमारी सांस भर जाती है फिजिक्स पढ़ते पढ़ते। केमिस्ट्री बायो तो सर, हाँ सर, और सर बहुत मजा आ रहा है सर, 3-4 घंटे। फिजिक्स में तो सर हमारे 1.5 घंटे में आफरे आ जाते हैं सर। हाँ, पानी पिलाओ, ग्लूकोज पिलाओ, थोड़ा सा मतलब पंप करो, तब जाके होता है काम। चलो, क्या ये बात ओके है सब? बढ़ू आगे। अब क्योंकि पता है ये 4 दिन कहानी चलेगी, तेरे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि 2 सोर्स, दोनों से देखो ये चित्र बनाओ, बहुत अच्छा है। ये वेव निकल रही है, पी पे जाके वो क्या कर रही है, सुपरपोज। अच्छा शब्द लिखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इंटरफेरेंस के आगे लिखो, इंटरफेरेंस क्या होता है, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब बोलो, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, मतलब कहीं एनर्जी ज्यादा हो गई, वहां बन गया मैक्सिमा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कहीं एनर्जी डाउन हो गई, वहां क्या बन गया। तो आशीष सर ये डाउन अप क्यों हो रही है? क्योंकि अलग अलग बिंदुओं पर फेज डिफरेंस अलग अलग है, इसलिए एनर्जी का बढ़ना, एनर्जी का डाउन होना। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ऊर्जा वितरित हो गई, पुनर्वितरित हो गई। हाँ, वेरी गुड। एनर्जी का पुनर्वितरण। एनर्जी तो कंजर्व है, बस वो क्या हो गई, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम। अरे बोलूं, क्या? हाँ, चलो लिखो, ले आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम कहां कहां चले जाते हो? हाँ, सोचने लग जाते हो, बहुत समय मिलेगा बाद में तुम्हें सोचने का। हाँ चलो, 2 सोर्स S1 S2, दोनों से वेव निकल रही है, बिंदु P पे जाके सुपर इंपोज हो रही है। एक का रास्ता, एक का छोटा, एक का रास्ता, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आएगा। पाथ डिफरेंस आएगा तो फेज डिफरेंस आएगा। बोलो, माना इसका एम्पलीट्यूड वेव का A1 है और इसका, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑलरेडी आपको 11वीं क्लास से याद है, वेक्टर का। ईयर कोई नहीं गिनेगा, ऐसे गिनते हो फिर 11वीं 12वीं ये वो ये वाला, ऐसे कोई नहीं गिनेगा। हाँ, बस 11वीं का, हाँ ओके सर। तुम यहाँ ऐसे गिनने लग जाते हो 11वीं कब पास करी, ऐसे कोई नहीं करेगा भाई। हाँ बस, हाँ सर, हाँ हाँ, बस इतना कह के निकलना होता है। ऐसे पुराने में कोई नहीं जाएगा, कईयों को तो याद नहीं है 10वीं का कौन से ईयर में पास करी थी, बहुत साल हो गए सर। तो आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। मैंने डेल्टा फाई लिख दिया, पूछो डेल्टा फाई क्यों? फेज डिफरेंस। और सोचिए, अगर एम्पलीट्यूड बराबर हो तो एक शॉर्टकट हम आपको वेक्टर में और सिखाते थे, याद है? 2A cos फाई बाय 2। याद करो, कौन सा सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला? पर दोनों अलग अलग केस हैं, ये तभी लगाना जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो। लिख लो बस, ये तभी लगाना जब एम्पलीट्यूड सेम हो। लिख लो, ये सब काम आएंगे। यहां के सवाल, साउंड वेव के सवाल सेम चलते हैं, YDSC से पहले पहले सारे फॉर्मूले भी वही हैं, वही सवाल बनते हैं सारे के सारे। ये फायदा है, वेव ऑप्टिक्स में और साउंड वेव में सेम होता है। मैंने तो अभी साउंड वेव पढ़ाया लाइट बैच में, SHM वेव में, तो फिर मैंने उनको ऑप्टिक्स में वाले बात बताई नहीं, क्योंकि सेम ही है। जब मैंने खुद ने ही सारी बातें उसी ऑर्डर में लिखवाई हैं, तो मैंने वहां सिखाई नहीं, सीधा वो बोल दिया भैया वो साउंड वेव की कॉपी पढ़नी है।
क्योंकि सारे सवाल, सारे कॉन्सेप्ट, सारी बातें यहां तक बिल्कुल सेम चलती हैं। ये तो आया साहब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी का याद है? थोड़ा सा डरावना फॉर्मूला है, बोलो। आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाइ। फाइनल लिखकर मैं डेल्टा फाइ लिख रहा हूं। इसके साथ दोस्ती करो, हां हूं है मत करो। I1 इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव है, I2 इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव, और I रिजल्टेंट। सवाल आएगा इस पर। और अगर याद हो, अगर दोनों की सेम इंटेंसिटी हो तो यही फॉर्मूला बन जाता है 4I cos स्क्वायर 5/2। या तो इससे कर लो, और अगर थोड़ी होशियारी है तो एक और लगा सकते हो, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर। होशियारी बहुत होती है, या तो वहां से सॉल्व करो या यहां से कर लो। इंटेंसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये पूरी स्लाइड साउंड वेव से मैच करती है बच्चों, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। पर सिर्फ फॉर्मूले मत रटो, कहानी भी बोलो। वो पीछे की कहानी आपको चैप्टर में ग्रिप देती है। 2 सोर्स S1 S2, यहां से सोर्स डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है, वेव पैदा हो रही है। इस वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, इसका A2 है। दोनों वेव किसी बिंदु पे जाके सुपर इंपोज हो रही हैं। एक का रास्ता छोटा है, एक का रास्ता बड़ा है, इस कारण उनके बीच में एक पाथ डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस आएगा। उस फेज डिफरेंस के कारण हर बिंदु पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी अलग अलग होगा। जहां बढ़ जाता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है, जहां मिनिमम हो जाता है वो डिस्ट्रक्टिव। ये कहानी जब आप 8-10 बार बोलोगे, कल मैं खुद 5 बार और बोलूंगा, तब आपको ना पीछे इंटरफेरेंस की एक ग्रिप आ जाएगी। अरे यार इंटरफेरेंस में कुछ नहीं है, 2 बल्ब हैं, 2 सोर्स हैं, दोनों से प्रकाश आ रहा है, सुपर इंपोज हो रहा है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बात खत्म। अब फिर तो गणित गणित बचेगी। बताओ ये क्या है? एम्पलीट्यूड। वो क्या है? इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में संबंध एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। बोलो बढ़े आगे। अब एक इसमें खास बात है, ये नॉलेज बूस्टर लिखिए। नॉलेज बूस्टर, अगर सोर्सेस इनकोहेरेंट है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? ये आया हुआ है सवाल ऑल इंडिया लेवल पे, इनकोहेरेंट में कैसे निकालते हैं? आज कोई होमवर्क नहीं है, कल भी नहीं दूंगा। रे ऑप्टिक्स का काम पूरा कर लें। टीएलपी नंबर 8 मैंने पूरी करा दी थी। घर जाके माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के मॉड्यूल के सवाल लगा लें, शॉर्ट नोट बना लें रे ऑप्टिक्स के। संडे को बैठकर अच्छे से, मंडे को 3-4 दिन में 1-2 मैंने रेफरेंस टेलीग्राम पे डाले हैं, वो है हिंदी मीडियम के बच्चे के, और वो इतने जबरदस्त भाई ने नोट्स बनाए। 3-4 मैंने ऑप्टिक्स के डाले हैं। अब देखो 5-6 पेज में ये जो आपने 18 लेक्चर में पढ़ा है ना भाई, सब समराइज हो गया। आप उससे आइडिया लीजिए, नकल मत मारिए, आइडिया लीजिए कि यार ऐसे पॉइंट मैंने 2-3 बार पढ़े, सारे बिंदु जो अपन ने क्लास में लिखे हैं सब लिख दिए। 2 इंग्लिश मीडियम के भी हैं, हिंदी मीडियम के हैं, 3-4 बच्चों के डाले हैं। आपको नकल नहीं मारनी है, आपको एक आइडिया लेना है कि यार कैसे कैसे पॉइंट्स लिखे जाते हैं। हम सिर्फ फॉर्मूले लिख देते नहीं, कोई सवाल, उस सवाल के अंदर का कोई अच्छा कॉन्सेप्ट वो भी उसमें लिखा जाएगा। फॉर्मूला तो फॉर्मूले के साथ डायग्राम भी बनेगा,
तभी जाके वो चीज क्लियर होगी। तो बहुत सिस्टमेटिक बनाइए, तभी 6-6 बार 8-8 बार रिवीजन होगा। कॉपियां अंत के 10 दिन में नहीं पढ़ी जाती, वो पढ़ा जाता है 6-6 बार 8-8 बार रिवाइज हो जाता है उससे। चलिए, क्या ये बात क्लियर है सारी? अब इनकोहेरेंट में कैसे निकालें? इनकोहेरेंट में निकालने का क्या तरीका है? तो देखो, आई बराबर क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos डेल्टा फाई। अब आप बताओ, इनकोहेरेंट है, इनकोहेरेंट है तो जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है या लगातार बदल रहा है? लगातार बदल रहा है, लगातार बहुत तेज बदल रहा है, कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर कांस्टेंट होता तो क्या बन जाते? कोहेरेंट बन जाते। हेडिंग क्या है? इनकोहेरेंट। बताया था ना, इससे भी इलेक्ट्रॉन की जंपिंग, इससे भी जंपिंग, तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। और अगर लगातार बदल रहा है तो कॉस की जो एवरेज वैल्यू होती है एक पूरे चक्कर में, वो क्या होती है? 0। तो इस टर्म को 0 ले लें, तो I1 प्लस 2√I1 I2 0, तो ये टर्म 0 हो गई। I1 प्लस I2। ध्यान देना, ये सूत्र किसके लिए लागू होगा? When sources are incoherent। देख लो, तसल्ली से दिमाग में बैठा लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं, पर्याप्त समय है, सिलेबस ऑन टाइम पूरा होगा, सारी चीजें आपको मैंने समझा दी हैं, आपको क्लैरिटी दे दी। क्लैरिटी देने से क्या होता है? कॉन्फिडेंस रहता है, नहीं तो पता ही नहीं है भैया क्या हो रहा है। तो आपके पास एक, हाँ यार सर ने सब बता दिया, कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं, कौन पढ़ाएगा, कैसे होगा, कब सिलेबस खत्म होगा, पार्ट टेस्ट कब है, सब क्लियर। तो एक क्लियरिटी रहती है, उससे कॉन्फिडेंस रहता है संस्थान पर, इंस्टीट्यूट पर, और वो बढ़िया है, कॉन्फिडेंस की खेल होता है सारा। तो कॉस की वैल्यू लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। कॉस की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है तो उसकी एवरेज वैल्यू पूरे चक्कर में 0। तो याद रखें, नेट इंटेंसिटी I1 प्लस I2, इसको अलग से पूरे को बॉक्स में डाल दो, इस नॉलेज बूस्टर को, ताकि ये चमके, शाइन मारे, बॉक्स में डाल दो इसको। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लागू होगा? इन इफ द सोर्सेज आर इनकोहेरेंट। अरे बोलो, नेक्स्ट कर दूं? अब आइए, टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, लिखें कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। अब सुनना, ये सब आपके पढ़ा हुआ है, सब साउंड वेव का ही है। कहीं एक जगह तैयार हो जाएगा, दोनों जगह फायदा मिलेगा, दोनों जगह सवाल आते हैं। देखो अब अच्छे से, कंस्ट्रक्टिव में क्या क्या पॉइंट है? पहला, फेज डिफरेंस पाई का कैसा मल्टीपल चाहिए? इवन या ऑड? इवन मल्टीपल होना चाहिए। बोले तो 0, 2 पाई, 4 पाई,
6 पाई। जब जब फेज डिफरेंस पाई का इवन, तब तब चिल्लाओगे, वहां कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। दूसरा, उस समय एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है A1 प्लस A2, सब लिखाया हुआ है कॉपी में। उस समय इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, कई बच्चे पूरे में एक रूट लगा देते हैं, मैंने अलग अलग दूर दूर लिखा है, पूरा रूट नहीं है, अलग अलग है। और चौथा, उस समय जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है डेल एक्स बराबर एन लैम्डा। एन लैम्डा कैसे आया वो मैं आपको सिखा सकता हूं, बाकी आपको ये चारों याद होने चाहिए। ये कंस्ट्रक्टिव की शर्त है। पाई का इवन मल्टीपल, एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम, इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। अगर सिकंदर सर के चैप्टर में बोलूंगा तो आवाज तेज सुनाई देगी, लाउड सुनाई देगी, लाउडनेस बढ़ जाएगी, तो उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। अगर आवाज धीमे सुनाई देगी तो उसे हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव। लिख लीजिए। अब डेल्टा एक्स एन लैम्डा कहां से आया, यहां छोटा छोटा देख सकते हैं। डेल्टा एक्स कहां से आया, तो डेल्टा फाई होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई की जगह 2n पाई, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। 2 पाई से 2 पाई कट गया तो डेल्टा एक्स एन लैम्डा। ऐसे ही कोने में करके देख लिया, बाकी तो याद होना चाहिए। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3। ये मोस्ट फेमस केस है डेल्टा एक्स एन लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको एकदम दिमाग में रचा लो, बसा लो। डेल्टा एक्स एन लैम्डा, कंस्ट्रक्टिव की शर्त डेल्टा एक्स एन लैम्डा। एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 0, 1, 2, 3। अरे आया क्या? अब डिस्ट्रक्टिव का खुद लिखना है। कैसे? यहां पाई का इवन है तो वहां पाई का ऑड, यहां एम्पलीट्यूड मैक्स है तो वहां एम्पलीट्यूड मिन, इंटेंसिटी मैक्स है तो वहां मिन। बोलो, खुद करोगे? आ जाओ। डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव में पहला बोलो, पहला डेल्टा फाई लिख लो, पाई का ऑड मल्टीपल। अरे लिख लो रे, लिख लो, पाई का ऑड मल्टीपल। देख रहे हो, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 2n प्लस 1 पाई। पाई का ऑड। दूसरा, एम्पलीट्यूड बिकम्स मिनिमम, A1 minus A2. Intensity becomes minimum, √I1 minus √I2 का होल स्क्वायर। डेल्टा एक्स इंपॉर्टेंट है, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। कैसे आया वो भी सीख सकते हैं, याद होना चाहिए। डेल्टा एक्स कैसे आया? आना सब चाहिए एकदम। जब पूरा टॉपिक में कॉन्फिडेंस आता है ना यार, क्लियरिटी है आपको कॉन्सेप्ट की, फॉर्मूले की, सवाल करने में एक अलग ही आनंद आता है और मजा आता है। घर जाके कॉपी खोलने का, पढ़ने का, न्यूमेरिकल करने का मन करता है। तो बस वही इंपॉर्टेंट है कि यार मैं घर जाके फिजिक्स की कॉपी खोल लूं, वो सबसे बड़ी बात है। सभी लोग कल से वेव ऑप्टिक्स की ELP लेकर आएंगे, चेक करूंगा, क्योंकि हम सवाल नंबर डालेंगे सीधा, उससे हमारा सवाल लिखने का समय बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इसलिए वेव ऑप्टिक्स की ELP लेकर आए, नहीं ली है तो अभी काउंटर से ले लें, साथ में होनी चाहिए, उससे हम अपना समय बचा सकते हैं।
ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे। क्लियर है बात? चलो अब देख लो, ये पूरा एक टेबल पे, एक ही स्लाइड पे आ गया पूरा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, इसी अंदाज में याद होना चाहिए पूरा पूरा सारे पॉइंट। पाई का E1, पाई का ऑड, मैक्सिमम मिनिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम और डेल्टा एक्स का फॉर्मूला एन लैम्डा 2n+1 लैम्डा बाई 2। बोलो क्लियर है? बढ़े आगे। लिखें साहब, सवाल आना ही है। 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अनबीटेबल चल रहा है, कभी नहीं टूटा। YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थॉमस यंग वैज्ञानिक का नाम है। डबल स्लिट क्यों? गत्ते के टुकड़े में 2 बारीक छेद करे। और एक्सपेरिमेंट क्यों? थॉमस यंग पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया को इंटरफेरेंस को एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई किया। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सपेरिमेंट बताने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? थॉमस यंग। एक्सपेरिमेंटल बताया कि देखो हां, लाइट का मैक्सिमा बन रहा है, लाइट का मिनिमा, कहीं ब्राइट फ्रिंज बन रही है, कहीं डार्क। तो प्रयोग से पहले बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? थॉमस यंग। सेटअप बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। ये गत्ते का टुकड़ा, बातचीत बंद करिए, ये गत्ते का टुकड़ा, इन्हें बोलते हैं S1 S2। दोनों क्या है? ये कोहेरेंट सोर्स। इसके पीछे आपका मेन सोर्स है S। ये देखो ये क्या निकल रहा है? ये वेव फ्रंट। ये यहां से लाइट जा रही है, ये देखिए आप, ये S से लाइट निकली, वेव फ्रंट निकला, गत्ते के टुकड़े से रुक गया। अब कहां से आगे पास होगा? केवल S1 और S2 से। ये कौन है? स्क्रीन, पर्दा, जहां पर आपको फिनोमेना दिखाई देगा। पर्दे की दूरी कैपिटल D। एक एक शब्द समझो, 4 लेक्चर चलेगा ये। S1 S2 के बीच की दूरी छोटा d। S1 S2 कौन है? स्लिट्स हैं, स्लिट्स क्या है? स्लिट। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स छोटा d। स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की दूरी बड़ा d। ये एकदम ठीक सामने, ये है O, इसे कहते हैं स्क्रीन का सेंटर, इसे कहते हैं स्क्रीन का सेंटर। देख लो अच्छे से, चित्र बना लो पूरा। S1 S2 से वेव निकलेंगे। अभी अपने एक डायग्राम बनाया था ऊट पटांग, याद है? वही सच का डायग्राम है कि S1 S2 से वेव निकलेंगी और वो पर्दे पर हर अलग अलग बिंदु पे जाके क्या करेंगी? सुपर इंपोज। कहीं कंस्ट्रक्टिव होगा, कहीं डिस्ट्रक्टिव। बहुत आसान है। इसके अंदर मैं आपको 10 कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा गिनती से, बस वो 10 कॉन्सेप्ट आपको करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना। वो 10 कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए, आपका YDSE के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। वो 10 गिनती करके मैं लिखाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट नंबर से आपको याद करने हैं, समझने हैं और धीरे धीरे उस पर सवाल बनाएंगे। पूरा YDSE, पूरा वेव ऑप्टिक शानदार तैयार होगा, एक नंबर तैयार होगा। छोटा d और बड़े d में अंतर बताओ। बड़ा d डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। अच्छे से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि वहां बड़ा डी नहीं आएगा न्यूमेरिकल में, वो कहेगा स्क्रीन की दूरी, तो तुम्हें बड़ा डी पकड़ना है। छोटा डी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। अभी समय है, अभी समय लगाओ। अभी 2 मिनट बचाने के चक्कर में हर सवाल में परेशान होते हो। तो छोटा डी और बड़ा डी दोनों को अच्छे से दिमाग में डायग्राम के साथ बैठाओ। हाईलाइट कर दिया है। बोलिए क्लियर है? अब
सेंटर पे बात करते हैं, स्क्रीन के सेंटर पे S1 से वेव निकली, S2 से वेव निकली, ये देखिए, ये ऐसी फील करती हुई बनाइए, ये देखो वेव जा रही है। टॉपिक के अंदर घुसिए, सुपरफिशियली मत पढ़िए, बेमन से मत पढ़िए, मन लगाइए उसमें कि यार मुझे करना है, अच्छा पढ़ना है, आगे बढ़ना है, यार मुझे मेहनत करनी है, और मेहनत आगे ही ले जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है, मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी। S1 S2 से वेव निकल रही है, और वेव बताइए कहां पहुंच रही है, O पर। खुद बताइए किसका रास्ता बड़ा है, किसका रास्ता बड़ा है, बराबर है। इसका मतलब एट O डेल्टा एक्स इज 0। और जरा सोचो तो डेल्टा एक्स 0 किसकी शर्त है, कंस्ट्रक्टिव की। देखना कैसे, मैं नहीं कह रहा, यहां देखो, एन के लिए रखो 0 1 2, तो देखो डेल्टा एक्स 0 लैम्डा 2 लैम्डा। अब आप खुद बोलो, चूंकि सेंटर पे डेल्टा एक्स क्या आ रहा है, 0, एट 0 किसकी शर्त है, कंस्ट्रक्टिव की, तो एट O डेल्टा एक्स कम्स आउट टू बी 0, और ये किसकी शर्त है, कंस्ट्रक्टिव की। इसलिए स्क्रीन के सेंटर पर, स्क्रीन के सेंटर पर हमेशा क्या बनता है, मैक्सिमा, और उसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा का कई बच्चे गलत मतलब समझ लेते हैं कि सेंटर पे बन रहा है, ना ना, सेंट्रल मैक्सिमा मींस जहां डेल्टा एक्स 0 होता है, पर्दे के उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, सेंट्रल मैक्सिमा। ये अपने आप में एक छोटा सवाल कि YDSE में सेंटर पे क्या बनता है, उत्तर है मैक्सिमा बनता है। बताओ ब्राइट स्पॉट बनेगा या डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, ब्राइट फ्रिंज, कुछ भी बोलो, मैक्सिमा बनेगा, ब्राइट बनेगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, कंस्ट्रक्टिव होगा, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, सबका मतलब एक ही है। बोलो, पन्ने पलट लो। आज वे ऑप्टिक शुरू किया था, पहला लेक्चर इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ाया कि भाई पहले लेक्चर में घबरा नहीं जाए बच्चा, इसलिए कम पढ़ाया पहले लेक्चर में, कल से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे। सही है, तो अब अगले 2 लेक्चर बड़े जबरदस्त हैं क्योंकि उसमें YDSE आने वाला है, और बहुत अच्छे से करिए। कल से ELP जरूर लेकर आए वेव ऑप्टिक्स की। चलिए साहब, धन्यवाद सभी का। क्या स्लाइड, पीछे पीछे वाली स्लाइड लगा देना। थैंक यू।